तो आज हम यहाँ पे पहला ही पेपर लगाने वाले हैं जो कि यूकेपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था। तो आगे जिससे हमें इसमें आगे जो पेपर हुए हैं उनको करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो आज हम थोड़ा इस पेपर को लगा लेते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आ रखा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें से किसको भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जाता है, तो वह हमारी राज्य की विधान परिषद को। ठीक है। न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो मतलब कि ये रिट पूछ रहा है डायरेक्टली। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिटें होती हैं कोर्ट की, उस रिट के बारे में जानकारी दे रहा है। तो यह है हमारा, इसका आंसर होगा अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो इनमें से एक नियामक संस्था कौन सी है। तो नियामक संस्था इसमें से होगी सेबी, सेवियर सिक्योरिटीज एक्सचेंजिंग बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तो जिला नियोजन समिति का जो है आर्टिकल 243 के जेड के डी में रखा गया है। ठीक है। 243 के जेड डी में भारत के संविधान के द्वारा जिला नियोजन समिति को रखा गया है। और अब आया एक छठे नंबर का क्वेश्चन है 124वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किसको संबंधित है। मतलब कि जो 124वां संवैधानिक संशोधन था वो किससे संबंधित था। तो आर्थिक विकास से पिछड़े वर्ग के लिए इसको बनाया गया था, जिसे हम बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है वो भारत में 124वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को 1993 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान है। तो वह है हमारा केरल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। तो सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या था। केंद्र और राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बीच पुनर्निरीक्षण करने के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यूएनडीपी की 12वें नंबर का क्वेश्चन है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या था। तो ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो इस जो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो एलडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो 131वीं थी। अगर हम पूछें कि 2022 में कौन सी है तो वर्तमान में 2022 में एलडीआर रिपोर्ट भारत की 132वीं है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न लक्ष्य था। तो कितना था वो रखा गया था। खाद्यान्न का जो रखा गया था 301 मिलियन टन इसमें रखा गया था लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा। खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति की विशेषता है। तो यह मौद्रिक नीति की विशेषता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार बहुत सारे पेपर्स में आता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 2007-8 में इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत की गरीबी दर क्या रही थी। ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार जो भारतीय गरीबी दर रही थी वो रही थी लगभग 21.92%। ठीक है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है। तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है।
निम्नलिखित में उसके बाद बिटुमेंस कहलाता है। निम्नलिखित में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ होती है? तो लगभग महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्र है काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू यूकेपीएससी की जो आंसर की थी उस इसके हिसाब से इसको लगभग 74.04% इसको माना गया है। ठीक है। मुख्य केंद्रीय क्षेप जैसे बोलते हैं हम, जो MCT हैं, उसको ये क्षेप किसको पृथक करता है? मुख्य केंद्रीय क्षेप जो रेखा है वो किसको पृथक करती है? तो यह वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को पृथक करती है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय को। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? कौन सी इसमें संवैधानिक संस्था है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक का अर्थ हुआ कि जिसको संविधान में अपनाया गया है, जिसको मतलब कि सीधी बात है संवैधानिक उसे बोलेंगे जिसको भारत के आर्टिकल्स में रखा गया है, अनुच्छेदों में जिसका रखा गया है वो संवैधानिक संस्था होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? तो एलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? तो यह नर्मदा नदी के मुहाने पर है एलियाबेट द्वीप। ठीक है। एलियाबेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? यह नर्मदा नदी के मुहाने पर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 940। ठीक है, यह है 940। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो इसमें से होगा कि नेपाल हिमालय जो दिया हुआ है रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य, जबकि नेपाल हिमालय रावी और तीस्ता के मध्य में नहीं है, यह हमारा सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय किसके बीच में है? सतलज और काली के बीच में हमारा नेपाल हिमालय है। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें इनको पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाना है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? तो हमारा सबसे पहला आएगा जोजिला दर्रा, उसके बाद हमारा सेपकिला दर्रा, फिर हमारा मोलिंगला दर्रा, फिर हमारा जेलेपला दर्रा सिक्किम में, और फिर बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा हमारा कहाँ पर है? क्या बोलते हैं, हमारे लद्दाख जम्मू कश्मीर में। सेपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मोलिंगला दर्रा भी हमारा उत्तराखंड में, और बोमडिला दर्रा हमारा जेलेपला दर्रा हमारा सिक्किम में, और बोमडिला दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। तो 1 2 3 5 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे चोटी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नंदा देवी पश्चिमी, 7817 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है हमारा यहाँ पर उत्तरकाशी का। चमोली नहीं दिया गया है, तो उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, लगभग 8016 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और चमोली, अगर यहाँ पर चमोली ऑप्शन होता तो सबसे बड़ा चमोली ही होता, क्योंकि वह 8030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 29वां क्वेश्चन है, अलकनंदा की कौन सी नदी सहायक नदी कर्णप्रयाग मिलती है? तो मतलब ये बोला कि अलकनंदा और कर्णप्रयाग नदी, जो अलकनंदा और किस नदी का जो संगम होता है कर्णप्रयाग में होता है, तो पिंडर नदी का होता है। इस पिंडर नदी को कर्णगंगा नदी भी कहा जाता है। ठीक है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है। तो यह कहाँ पर है? यह गंगा के मैदान और शिवालिक के मध्य में स्थित है। ठीक है, गंगा का मैदान और शिवालिक के मध्य में है। 2011 की जनगणना के 31वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में दर्शाइए। तो ये पूछता है आरोही क्रम में दर्शाना है इनको। तो सबसे पहले इसमें होगा हमारा सबसे छोटा जो हमारा क्या बोलते हैं जनसंख्या के आधार पर, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या जो है हमारी, वो अभी है हमारी रुद्रप्रयाग की। उसके बाद हमारा रुद्रप्रयाग के बाद हमारा होगा चंपावत के बाद हमारा होगा बागेश्वर के बाद उत्तरकाशी। तो 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन है 2032वां क्वेश्चन, 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो रही थी वो लगभग 19.17% अकॉर्डिंग टू यूकेपीएससी के आंसर के अनुसार ये उत्तर दिया गया था।
उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? हमारा देहरादून सबसे नगरीकृत जिला है। और अगर बोलें कि सर्वाधिक नगर निगम किस जिले में है, तो हरिद्वार में सर्वाधिक नगर निगम है। ठीक है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। बेतवा नदी पर है। अगला है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी जो उपजाति स्थान के आधार पर नहीं है? तो इनमें से जो ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी जनजाति स्थान के आधार पर आधारित नहीं थी? तो इनमें से ये थी हमारी जोशी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बैगा जनजाति का जो संबंध है उत्तराखंड से नहीं है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो उत्तराखंड के जो जनमानस पर उत्तराखंड के सर्वाधिक जो पड़ा था वो शैव और शाक्य संप्रदाय का पड़ा था। ठीक है भैया, प्रभाव शैव और शाक्य संप्रदाय का। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो लोक गाथाएं देखो, हारुल है, जागर है, रमोला है, लेकिन लाडी शाह कोई लोक गाथा नहीं है। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? तो हिल यात्रा हमारी कहाँ होती है? हिल यात्रा का जो आयोजन होता है पिथौरागढ़ में होता है। निम्नलिखित में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है? तो नेटवाड़ उत्तरकाशी में। ठीक है, नेटवाड़ उत्तरकाशी में कर्ण पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों से की जाती है? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है जिसकी किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में की नहीं जाती है? तो देखो, उत्तराखंड में गंधर्व थे, ठीक है, यक्ष थे, किन्नर थे, लेकिन सबों का वर्णन यहाँ नहीं मिलता है। मतलब सबों का वर्णन मिलता है लेकिन प्रागैतिहासिक जातियों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो ताम्रपत्र ताम्रपत्र किसका संबंधित है? पौरव वंश और उसकी मतलब कहा गया है, तालेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है कि पौरव वंश की जो पौरव वंश से संबंधित है, और उसमें कहा गया कि जो पौरव वंश की राजधानी थी वो ब्रह्मपुर थी। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है कि जैसे IMA जो भारतीय सैन्य अकादमी है वो देहरादून में है, फूलों की घाटी हमारा चमोली में है, BHEL हमारा हरिद्वार रानीबाग में है, और पिंडारी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में है। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है अब है अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो अल्मोड़ा की स्थापना किसने की थी? बालो कल्याण चंद ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी। तो कौन आया था 1658 में? पृथ्वीवर्ती शाह के दरबार में आया था सुलेमान शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह का पुत्र था ये। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो उत्तराखंड के जो कालसी है वहाँ पर प्राचीन शिलालेख मिलते हैं, जो कि हमारे किससे संबंधित है? कालसी शिलालेख अशोक से संबंधित है। 46वां नंबर का क्वेश्चन है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुमाऊं में जो चंद वंश था उसका अंतिम शासक हमारा 60वें नंबर का राजा था, 60 नंबर का महेंद्र चंद। गूठ भूमि का जो गूठ भूमि दी जाती थी वो उसका संबंध किससे है? तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि को गूढ़ भूमि कहा गया था। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर, यह पुस्तक किसकी है? तो ये हमारी एटकिंसन की पुस्तक है। और अभी हमारा 50 क्वेश्चन है, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना हमारे पर्यटन से संबंधित है। और अगर यहाँ पर पूछा जाए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का को शुरुआत जो की गई थी, शुरुआत कब से हुई थी? तो यह हुई थी 2 जून 2002 से। ठीक है, सॉरी 1 जून 2002 को इसको शुरू किया गया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना को।